स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी क्लास 11th की और उसका जो तीसरा अध्याय है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं, आप इंस्टाग्राम पे अपनी कोई भी परेशानी हो आप आके मुझे बता सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन के सामने है और वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। वेबसाइट है हमारी www.eklavyastudypoint.com। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं। यानी कि हमें अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर कैसा है, अंदर क्या है, ये सब जानकारी अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमारे पास प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं। खनन से प्राप्त प्रमाण, यानी कि खुदाई करने के बाद जो हमें मिलता है, और ज्वालामुखी से निकली वस्तुएं, यानी कि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उससे जो वस्तुएं निकलती हैं। तो क्या ये दो चीजें हैं? जी हाँ, ऑप्शन सी सही होगा। ए और बी, यानी कि ये दोनों चीजें सही है, ये प्रत्यक्ष स्रोत है। क्योंकि जब ज्वालामुखी से अंदर से उद्गार होता है तो जो चीजें बाहर आती हैं तो पता चलता है क्या था हमारे अंदर आंतरिक संरचना के अंदर। ठीक है, खनन से भी हमें पता चलता है जब हम खुदाई करते हैं। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं। अब देखो, इसमें है अंतरिक्ष से प्राप्त उल्कापिंड, भूकंप संबंधी क्रिया, गुरुत्वाकर्षण या उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही सारे जितने भी दिए हुए हैं ये अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, इसको आप याद रखना। ठीक है, ये सारे अप्रत्यक्ष स्रोत हैं कहीं ना कहीं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें पृथ्वी के क्रोड से गुजर सकती हैं। पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे या इनमें से कोई नहीं। तो सीधा सा आंसर होगा भाई इसका पी तरंगे। ठीक है, प्राथमिक तरंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। अब फिर से प्रत्यक्ष पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे। भूकंपीय तरंगे, ज्वालामुखी, गुरुत्वाकर्षण या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी उद्गार होगा और प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखेगा कि अंदर से क्या आया है। ठीक है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। स्थल मंडल जो है हमारा, भूपटल और ऊपरी मेंटल, या मेंटल और क्रोड, भूपटल तथा क्रोड, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा भूपटल तथा ऊपरी मेंटल। ये दोनों हमारे मिलके क्या बनाते हैं, मतलब हमारा स्थल मंडल। सो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छठा प्रश्न, पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं। बिल्कुल अंदर आप अगर क्रोड में जाते हो तो लोहा और सोना, तांबा और लोहा, निकिल तथा लोहा, केवल निकिल। तो देखो इसमें निकिल तथा लोहा ये दोनों पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये भारी भरकम पदार्थ है हमारे क्रोड में। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है। सबसे ज्यादा घनत्व मेंटल में, पर्पटी में, आंतरिक क्रोड में, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, आंतरिक क्रोड में सबसे ज्यादा घनत्व होता है। आठवां प्रश्न, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए, 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नौवां प्रश्न, मानव द्वारा अब तक भूगर्भ में अधिकतम प्रवेदन कितना किया गया। यानी कि अंदर ड्रिलिंग, ड्रिल की बात की जा रही है भाई, कितना ज्यादा आज तक इंसान ने ड्रिलिंग करी है भूगर्भ के अंदर। 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, या फिर 5 किलोमीटर, या 2 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सही आंसर इसका होगा 12 किलोमीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन अगर ये पूछे कि ये जो ड्रिलिंग करी गई थी, ठीक है, ये सबसे ज्यादा अभी तक जो है, जो ड्रिलिंग हुई है ये कहाँ की गई है। मुंबई, कोला, चेन्नई या बिहार। तो ये की गई है कोला। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न, भूकंप के अवकेंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अवकेंद्र के बारे में, भूगर्भ का वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है। सही बात है, यहां से ऊर्जा अलग अलग स्थानों पर जाती है, ये भी सही बात है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी सही है। ए तथा बी दोनों इसके बारे में सही बताते हैं। 12वां प्रश्न, भूकंपीय छाया क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंग आती हो, या जहां कोई भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, या जहां सबसे कम तरंग निकलती है, या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जहां पर कोई किसी भी प्रकार की भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, वो हमारे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है। 13वां प्रश्न, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है। वेक्टर स्केल, रिक्टर स्केल, निक्टर स्केल, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी, रिक्टर स्केल। ठीक है, इससे मापा जाता है कि कितना तेज भूकंप आया था।
14वां प्रश्न, महासागरों के नीचे भूपर्पट्टी की औसत मोटाई कितनी है? महासागरों के नीचे 50 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 1 किलोमीटर? तो सही आंसर होगा 5 किलोमीटर, ये मोटाई है भाई महासागरों के नीचे। पृथ्वी की आंतरिक भाग मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पर्पटी, समताप मंडल, दुर्बलता मंडल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हमारा दुर्बलता मंडल हो जाएगा, ऑप्शन सी, पृथ्वी के आंतरिक भाग मेंटल का ऊपरी भाग। ठीक है। 16वां प्रश्न, पृथ्वी का करोड़ किससे बना है? हल्के पदार्थों से, भारी पदार्थों से, निकेल और लोहे से या बी तथा सी दोनों? तो देखो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, यानी कि भारी पदार्थों से बना है और निकेल और लोहा ये भी हो सकता है। तो बी और सी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा हमारा यहाँ पे। 17वां प्रश्न, भारत का दक्कन ट्रैप किस तरह के ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, इस तरीके के ज्वालामुखी का ये उदाहरण है 17वां। 18वां प्रश्न, वह यंत्र जिसके माध्यम से भूकंप की गति तथा तरंगे मापी जाती है क्या कहलाता है? उस यंत्र को हम क्या कहेंगे? तरंग मापी, सिस्मोग्राफ, भूमापी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ कहते हैं हम जिससे हम भूकंप की तरंगों को, भूकंप की गतियों को मापते हैं। 19वां प्रश्न, ज्वाल खंडाश्मी क्या होते हैं? ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के पिंड, ज्वालामुखी से निकलने वाली राख, ज्वालामुखी से निकलने वाले धूलकण, ठीक है, धूलकण या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि ये सारे ही लावा के पिंड, राख, धूलकण, जो भी अंदर से भाई निकलता है कचरा ज्वालामुखी का, वो सारे ही ज्वाल खंडाश्मी होते हैं। 20वां प्रश्न, निम्न में से क्या भूकंप का एक प्रभाव है? ठीक है, भूकंप आने पर जब ऐसा प्रभाव होता हो, भूमि का हिलना होता है, आग भी लग सकती है भाई, हिमस्खलन भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सारे ही भूकंप के प्रभाव हैं। उसके बाद 21वां प्रश्न, ज्वालामुखी के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सारे ही ज्वालामुखी के प्रमुख प्रकार हैं। इस तरीके से हमने अपनी ये वीडियो यहाँ पे समाप्त कर ली है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।